Thank you very much, Shubham. Thank you for joining us for this interview. And first of all, from the whole Disha family, I would like to congratulate you for your outstanding success in the IAS examinations. It has been really a great effort from you. And you have secured 40, what is the rank? Third. 43rd, sir. Thank you very much. Third rank. So congratulations from our side. And before I just start the interview, I would like to introduce myself. I am Deepak Agrawal. I am founder director of Disha Publication. In fact, I am also an engineer from IIT BHU, passed out in 1995. So Shubham, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपनी जर्नी आप हमसे शेयर कीजिए कि कैसे आप एक स्टूडेंट से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से आईएएस टॉपर की तरफ आपने सक्सेस को अचीव किया। इसको जरा ब्रीफ में हमारे सभी एस्पायरेंट्स जानना चाहेंगे इस बात को। सर, सिविल सर्विसेज की तरफ कॉन्क्रीट तरीके से तैयारी करने का ख्याल मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 2013 में आया कि अब हम इस तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि इसकी तैयारी मैं थोड़ा बाद में जाके करूंगा, तो मैंने फोर्थ ईयर में अपने कॉलेज के 2016 में ये जर्नी शुरू करी। सिविल सर्विसेज में जाने का ख्याल बच्चों को अक्सर बचपन में आता है। मेरे केस में मुझे क्लास 6 में लगा था कि ऐसी कोई चीज होती है, जब पढ़ के कुछ पता लगा था, बट आई थिंक कॉन्क्रीट तो कॉलेज में जाके ही वो चीज हुई है। ओके Sir. Fine. So, what motivated you to become an IAS officer? मतलब क्या चीज थी? मतलब I would like to know the real feeling which actually motivated you to become an IAS officer. सर, हमेशा से लगता था कि पब्लिक सर्विसेज में जाना है, लोगों के लिए कुछ करना है, उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं, बट मुझे लगा यहाँ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। आप किसी भी चीज की बात करें, मान लीजिए हो सकता है करियर ग्रोथ या अलग अलग फील्ड्स में अपना नाम बनाना, या इवन अंदर घुस के आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में स्पेशलाइज होना है मे बी। तो ये सब चीजें जो ऑन ऑफर है इस तरीके से, और जो ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कुछ कर पाने की, उसी से सर मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला। मैंने डेफिनेटली वो तो मैं आजकल देख रहा हूँ, आप लोग जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे वाकई में ये फीलिंग लग रही है कि आप लोग सब इसी चीज से मोटिवेट हो रहे हैं कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है। तो दैट इज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो शुभम, आपने तैयारी एक्चुअली कब शुरू की और किस स्टेज पे, मतलब आप जैसे अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर किस साल से आपने शुरू किया? क्या कब आपने ये गोल बनाया कि हाँ मुझे आईएएस की तैयारी करनी है? When was the actual, which was the actual year or the day when you decided कि हाँ भाई मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है, मैं फोकस्ड हूँ? सर, मैं थर्ड ईयर पे इंटर्नशिप पे गया था जून और जुलाई में। उसके बाद मैंने वापस लौट के अगस्त 2016 से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि हाँ अब अगला अटेम्प्ट लिखना ही है 2017 वाला, कि उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। ओके। तो कैसे आपने, मतलब एकदम से, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वन फाइन डे आपने एक मिनट में डिसाइड कर लिया होगा। इट मस्ट हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव गॉन इन योर माइंड। तो कुछ सर इससे पहले से कुछ और मतलब आपने करियर ऑप्शंस भी सोचे हो? सर उस समय तो मेरे पास कॉलेज से प्लेसमेंट ऑफर था जो इवेंचुअली मैंने नहीं लिया, तो उस समय तो मेरे दिमाग में यही था। इसके अलावा मैंने और कोई करियर ऑप्शंस उस समय नहीं सोचे थे। ओके। सो आपके अनुसार एक आईएएस प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम जरूरी है? कितना टाइम आपको लगता है कि चाहिए एक अच्छी आईएएस की तैयारी करने के लिए? सर अभी बच्चे जो भी हैं सबके पास अलग अलग तरीके का टाइम होगा, पर मुझे अपने पर्सनल व्यू में लगता है कि 1 से 1.5 साल इस एग्जाम की तैयारी के लिए काफी है। मुझे ऑल्दो पर्सनली 4 साल लग गए, या कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 1 साल से कम में भी निकाला है, पर 1 से 1.5 साल अगर किसी के पास है, उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो बहुत से एस्पायरेंट्स को, सबको यही लगता है कि यहाँ तो 4-5 साल देने पड़ेंगे तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप अच्छे से तैयारी करें, जम के, और पूरा 1-1.5 साल अपना तपस्या के तरीके से लगाएं, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। आपने एक अच्छी बात बताई। बिल्कुल सर। तो आपने किस तरीके से फिर शुरुआत की? सबसे पहले आपने कुछ स्टडी मटेरियल्स वगैरह सोचे होंगे कि किस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, या क्या क्या चीजें मेरे को चाहिए, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, या और भी क्या चीजें, ऑनलाइन भी आपने कई चीजें देखी होंगी, तो मैं उन सब चीजों के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ।
सर इसको बनाने के लिए काफी प्रिपरेशन गई थी, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, तो उस सेंस में मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, ना मैं किसी को जानता था सीनियर ऐसे। तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू 1-2 महीने लगा के अगस्त से पहले ये ढूंढा कि सारे टॉपर्स जो पिछले 2-3 साल के हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। तो इवेंचुअली मुझे सबके जो भी सोर्सेज वो बताते हैं उसमें एक कॉमन थीम दिखी कि वो कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं। ज्यादा डिविएंस नहीं था, वेरिएशन नहीं था उन बच्चों की किताबों में, उन टॉपर्स की ओके किताबों में, और मैंने उन्हीं को चुना। और बाकी सबसे मेरा की फोकस रहा था कि टेस्ट सीरीज लिखता रहूं मैं इस एग्जाम के लिए, और टेस्ट सीरीज से अपनी गलतियां पता लगती हैं, चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो। स्कोर कम रहते थे शुरू में, पर ये पता रहता था कि कमी कहाँ है, और फिर मैं वापस जाता था स्केच बोर्ड पे अपने, और फिर दोबारा से स्ट्रैटेजी ओके। बनाता तो था। तुमने कुछ अपने टेबल के ऊपर कुछ अपना गोल या कुछ वो लगाया हुआ था? जैसे मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ कि रैंक 1 लगा लेते थे अपने टेबल के ऊपर। ऐसा कुछ आपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपना कुछ गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया हो? सर काफी बाद में जाके मैंने अपने नाम के आगे आईएएस लगाया था वहां पे, कि मैं भी किसी दिन इस चीज को कर सकें तो अच्छा रहेगा। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। वो टेबल के ऊपर लगा अच्छा हुआ यार, था। ये बताइए आपकी एनसीईआरटी किताबों की क्या महत्वता है? मतलब मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ आईएएस की प्रिपरेशन के बारे में, पिछले टॉपर्स के भी इंटरव्यूज को रेफर करता हूँ, या नए टॉपर्स जो भी अभी आ रहे हैं इस साल, जितने भी लोगों ने सक्सेस अचीव की है, सभी लोग एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में काफी बात करते हैं कि वो बहुत जरूरी है। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में भी एक पुराना सेट है, एक नया सेट है, तो कौन सा सेट ज्यादा यूजफुल है और कौन सा सेट बच्चों को करना चाहिए? और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भाई 6ठी से 12वीं तक की जब किताबें हमारे पास इतनी सारी हैं और बहुत सारी चीजें उनके अंदर ऐसी भी होती हैं जो रिपीटेटिव हो जाती हैं, क्योंकि जो 6th 7th में पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं 8th 9th 10th में भी रिपीट होता होगा। तो ऐसे में आप ये सारी बुक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए? बिकॉज एनसीईआरटी के ऊपर मास्टरी अगर गेन कर ली जाए तो एक हद तक प्रिपरेशन हो जाती है, तो वो कैसे किया जाए? मैं चाहूंगा आप एस्पायरेंट्स को ये बताएं ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन को कैसे गाइड, मतलब उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। सर ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सवाल मुझसे पूछते भी हैं पर्सनली, बट मुझे इस व्यू में लगता है कि कोई भी आइडियल प्रिपरेशन सर होती नहीं है। टाइम काफी लिमिटेड होता है इस तैयारी के लिए, और हम कोई भी किताब अगर छोड़ देंगे उससे सवाल हो सकता है आ जाए, पर कुछ ना कुछ हमेशा स्किप रहेगा। तो काफी जुडिशियसली यूज करना है। जैसे मुझे लगता है हिस्ट्री के केस में क्लास 6 to 12 पढ़ने की जगह 11th और 12th की पुरानी एनसीईआरटी पे फोकस करा जा सकता है। ओके। सिमिलरली पॉलिटी के केस में अगर एस्पिरेंट्स लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे हैं या कोई और बुक या जो भी पढ़ रहे हैं जो उनकी इच्छा है, तो मे बी वो एनसीईआरटी को फ्लीटिंगली देख सकते हैं। पॉलिटी की उसको छोड़ सकते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मुझे लगता है काफी यूजफुल रही मेरे लिए। मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था, बट फिर भी मैंने अपना बेस उससे बनाया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने और सोर्सेज रेफर करे थे, मैंने उसे पढ़ा जरूर, लेकिन मैं दोबारा दोबारा उस पर लौट के नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा मैं और सोर्सेज कर सकता था। इसके मुकाबले कई मेरे बैचमेट्स या और पुराने टॉपर थे जिन्होंने काफी जुडिशियसली पढ़ा है। तो मैं यही कहूंगा अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाए। कोई भी चीज जरूरी नहीं है, बिना एनसीईआरटी बहुत ज्यादा करे भी मैं यहाँ तक आया हूँ। तो यही कहना चाहूंगा सर। और ये कुछ पुराना और नया सेट एनसीईआरटी का, इसके बारे में कुछ डिफरेंस आप बता पाएंगे? सर मैंने अपने पहले ये चूंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट तक मैंने पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ी थी हिस्ट्री वगैरह के लिए। तो अब की बार मैंने हिस्ट्री की नई एनसीईआरटी भी खोल के देखी, तो उसमें थोड़े अंतर थे, कुछ नए टर्म्स थे और इस सब तरीके की बातें। लेकिन सर मुझे लगा इतना टाइम होता नहीं कि हम ओल्ड न्यू सब कुछ कर सकें, तो किसी एक के साथ स्टिक करें और उसी को चूज करें। मेरे हिसाब से ओल्ड के साथ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने वो करी हुई है। मुझे यही लगता है। ओके। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि 6 to 12 तक की इतनी सारी बुक्स होती हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया, तो कैसे, हाँ मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप तो हाँ 6 जी। 7 आपने बताया हिस्ट्री, तो चलिए 11 12 का ही फोकस जी किया आपने। तो जिसमें आपको लगता है कि पूरा पढ़ना है, तो उसको कैसे, मतलब किस तरीके से आप अपने स्टडी पैटर्न को डिवाइस करते हैं? सर मैंने 6 से लेकर 10 तक की साइंस एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो कि अपने आप में 1000 पेज हो जाते हैं। अगर हम इसे ऐसे सोचें कि हम 1000 पेज कितनी बार रिवाइज कर सकेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अब तक क्या किया कि 6 क्लास की पूरी बुक से जो नोट्स बनाए वो बुक के अंदर की जगह बाहर पेजेस पे बना लिए, ताकि मुझे बुक दोबारा ना खोलनी पड़े। या मार्जिन पे बना लीजिए। ओके। अपने रिवीजन का टाइम बहुत कम करना है हमें। और यूपीएससी के पुराने पेपर्स देखते रहें, चाहे टेस्ट सीरीज देखते रहें किसी कोचिंग की, किसी की भी, जिससे ये पता रहे कि पढ़ना क्या है। वरना हम सोचेंगे हर लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है।
तो एक फोकस बना के तो रखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो मेरा अगला सवाल आपसे नोट्स के ऊपर ही है कि आईएएस प्रिपरेशन के लिए नोट मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और सभी टॉपर्स सजेस्ट करते हैं। तो क्या आप भी नोट मेकिंग करते थे, और नोट मेकिंग करते थे तो नोट मेकिंग का इफेक्टिव प्रोसेस क्या है, कैसे उन नोट्स को बनाया जाए और ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि रोज आप नई इंफॉर्मेशन नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें समझ रहे हैं, तो उनको कैसे अपने पुराने नोट्स के अंदर जोड़ा जाए ताकि वो एक अपने आप में एक एडॉप्टिव बुक के तरीके से यूटिलाइज किया जा सके लेटर ऑन। सर प्रीलिम्स के केस में जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें मेरा एम ये था कि वो बुक्स इतनी मोटी हैं कि मैंने मार्जिन्स पे नोट बना दिए ताकि बीच का मुझे टेक्स्ट दोबारा ना पढ़ना पड़े, इतना टाइम नहीं होता। उनकी समरी जो पीछे दे रखी होती है वहां इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली, किसी पुराने राइटर की कोई किताब या उस सब तरीके की चीजें एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में। सिमिलरली लक्ष्मीकांत के केस में मैंने देखा इतनी मोटी बुक है, उसे कितनी बार रिवाइज कर पाऊंगा, तो बाय थर्ड अटेम्प्ट मैंने पूरी लक्ष्मीकांत के अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बना दिए अलग तरीके से, जिन्हें मैं जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकूं। मेंस के केस में सर मेरा फोकस ये रहता था कि सिलेबस को अपनी मतलब हमने वो बना लिया कि बस ये हमारी की है, सिलेबस का एक एक टॉपिक लिखा और हर टॉपिक के नीचे थोड़े थोड़े उसके नोट्स बना लिए, इंडिकेटिव नोट्स, कोई डेटा, कोई फ्लो चार्ट, कोई मैप, इस तरीके से कि फिलर्स हम फिल कर देंगे, पर ये क्रक्स है जो हम जिसे फ्लेवर कहें कि ये मुझे हमेशा याद रखना है। और उसको थोड़ा बहुत अपडेट करता रहता था, इकोनॉमिक सर्वे आया या कुछ आया उस तरीके से। तो सिलेबस को हमेशा ओके देखता रहा मेंस के लिए मैं सर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो रिवीजन के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपने सिलेबस जैसे एक तरीके से फर्स्ट टाइम तो एक बार पूरा पढ़ा और उसके बाद कितनी बार सिलेबस को रिवाइज किया टिल द प्रीलिम प्रिपरेशन एंड फॉर द मेंस प्रिपरेशन, और कितना जरूरी है रिवीजन आईएएस प्रिपरेशन के लिए? सर मेरे ख्याल से रिवीजन इस पूरी प्रोसेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अक्सर हम उसे अवॉइड करते हैं या उसे टालते रहते हैं क्योंकि वो काफी बोरिंग हो जाती है, उस चीज में मतलब कोई दो राय नहीं है, बार बार सेम चीज को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हो गई तो वो कई बार प्रीलिम से पहले 6-6 7-7 बार पढ़ के जा रहे थे, अपने मेंस के नोट्स 15-15 बार पढ़े हुए थे मैंने, इफेक्टिव नोट्स जो बना रखे थे कि उसे पेपर पंद्रह से पहले पंद्रह दिन भी मैं बार 3, सर वो इतने छोटे नोट्स बना रखे थे कि पेपर से पहले भी 3 बार पढ़ सकूं, मैं सारा डेटा याद कर सकूं, छोटी छोटी चीजें, बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाए। पर ये था जितना मेरे नोट्स में मुझे सब याद होना चाहिए, मैं कहीं भी उसे फिट कर सकूं, कुछ भी क्वेश्चन पूछे मैं उसमें वो चीजें लिख के आऊंगा जो मेरे नोट्स में थी, और बाकी फिलर्स में ऐड कर दूंगा वहां पे, इतना तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सब सीख लेते हैं। तो रिविजन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, वन सब्जेक्ट वन बुक ये मेरा मोटो रहता था, और बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं मेंस वगैरह के लिए, अपने नोट्स पे ओके। कंटेंट इनफ है। तो आई थिंक शुभम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, so सब it is really quite surprising for me that an engineer choosing a subject like geography. तो how come you landed up with geography? कैसे आपने डिसाइड किया? और बिकॉज ज्योग्राफी का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट भी है, और एक इंजीनियरिंग बहुत स्टूडेंट को ऑल टुगेदर एक नए सब्जेक्ट को पढ़ना और इस लेवल तक उसमें एक्सपर्टीज गेन करना कि उसमें जीएस के हिसाब से प्रीलिम और मेन तो दे ही दे, ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट के अंदर पूरी गहराई तक जा सके, तो कैसे आपने डिसाइड सर किया? इट मस्ट हैव बीन अ चैलेंजिंग डिसीजन फॉर यू। सर ये थॉट काफी टाइम तक मेरे दिमाग में चलता रहा, पर मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस डिसीजन था। ज्योग्राफी के अराउंड एक ऑरा बना रखा है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैंने सुना और मैंने ले लिया, ये सोच के साथ साथ ये लगा कि कॉलेज का 4th ईयर है, ओवरलैप चाहिए जीएस के साथ, तो लेट्स गो विद इट। तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लॉजिक लगाया उसमें मैंने, बट आई स्टिल से कि अब मुझे लगता है कि और ज्यादा थॉट देनी चाहिए ऑप्शनल सिलेक्शन को, नहीं तो इवन आफ्टर सिलेक्शन में ये कह क्या सकता हूँ। आपको लगता है कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते थे, या आपको ज्योग्राफी लगता है इट वाज अ राइट चॉइस फॉर यू? सर अब तो सिलेक्शन हो गया तो अब तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है हो सकता है मैं पीएसआईआर या सोशियोलॉजी की तरफ देखता, क्योंकि ज्योग्राफी के कुछ ओके एस्पेक्ट जैसे फिजिकल ज्योग्राफी उन्होंने मुझे काफी तंग किया है, अगर मैं कहूँ तो। ओके 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 ओके। सो शुभम, थोड़ा आप हमें अपना डेली रूटीन बताइए। जैसे थर्ड ईयर से आपने तैयारी शुरू की, तो ऑब्वियसली आपके सर पास दोपहर के 2-3 बजे तक तो आप बिल्कुल कॉलेज में बिजी रहते होंगे, या 4 बजे तक, तो सर कैसे आप अपना डेली बेसिस पे कितना टाइम अलॉट करते थे, और क्या आपका डेली रूटीन रहता था, और वीकेंड्स पर और बाकी छुट्टी के दिनों में कैसे आप अपने शेड्यूल को मतलब प्लान करते थे?
सर थोड़े से इस टाइम के बीच में आगे भी छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस चाहिए होते थे, तो मेरा ये रहता था कि कॉलेज से लौट के जब मैं वापस रूम में आऊँ तो मेरा पूरा टाइम मेरी स्टडी टेबल पे गुजरे। मैं काफी रूटीन को लेके पक्का नहीं था, ऐसा होता था कई बार स्टडी टेबल पे ही फोन चला रहा हूँ, बस ये था लेकिन बैठे यहीं रहना है। मैंने बाहर जाना कट डाउन कर दिया था उस समय, क्योंकि नई नई प्रिपरेशन थी और वो सब चीजें, और जब हम आगे जाते जाते हैं तो चीजें पड़ी हुई हो जाती हैं। तो मेरा एक चीज का फोकस ये रहता था कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करता था, ऑल्दो इसके और तरीके भी हो सकता है। हम उसको एक बार लेके बैठ जाता था, तो एम ये रहता था कि इतने पेज नंबर तक या इतनी यूनिट तक निपटाना है। दूसरा, एक टेस्ट सीरीज मेरे को माइक्रो टारगेट देती थी। हर समय ये लगता था कि 10 या 12 दिन में ये टेस्ट है, तो इस तक मुझे इसका सब्जेक्ट इतना पोर्शन निपटाना है। और बाकी न्यूज़पेपर और छोटी मोटी चीजें, करंट अफेयर्स जो मैं करता था, वो डेली की डेली करनी है कोशिश रहती थी। कभी स्किप हो जाए तो 3-4 दिन का एक साथ कर लो, लेकिन उसको छूटने नहीं देना है, ये रहता था हमेशा। तो टारगेट्स अपने दिन में बनाए रखने हैं हमेशा। तो ऑन अ डेली बेसिस आप कितना घंटे स्पेंड करते होंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? सर बहुत लोग बहुत चीजें कहते हैं इस बारे में, पर मेरे केस में मुझे नहीं लगता कि मैं 6-7 घंटे से ज्यादा करता था ऑन एन एवरेज। प्री से पहले या मेन से पहले मे बी वो 10 घंटे तक चला जाए, बट 6-7 घंटे क्वालिटी स्टडी जब कंसंट्रेशन लगा हुआ है एकदम, आई थिंक दैट इज गुड। ओके, जब दिमाग पूरा पढ़ाई में। सो शुभम, आई थिंक दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट सर। सो ऐसा क्या डिफरेंट आपने इस साल किया? और आई गेस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम और मेंस दोनों क्लियर किए थे और आप इंटरव्यू तक गए थे, सर लेकिन सेकंड ईयर में आप सर प्रीलिम भी नहीं क्वालिफाई कर पाए और फाइनली थर्ड ईयर में आपने 43 रैंक अचीव किया। तो ऐसा क्या हुआ कि सेकंड ईयर में एकदम ये ड्रॉप हो गया और फिर थर्ड ईयर में फाइनली आप यू गॉट सच ए वंडरफुल रैंक? तो क्या डिफरेंस रहा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। कहीं लैक ऑफ फोकस हो गया था सेकंड ईयर में या क्या हुआ? सर इट इज पॉसिबल कि सेकंड ईयर में हो सकता है मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। मैंने उतनी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करी थी। मुझे लग रहा था कि लास्ट ईयर तो प्री करा ही है, आई रीड बेसिक बुक्स और सेल थ्रू, तो वो एक टेम्परामेंट नहीं था। तो जब मैं वहां पेपर में बैठा तो ऐसा लग रहा था मैं टेस्ट देना ही भूल गया हूँ। तो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गई, कुछ क्वेश्चंस इधर की उधर। तो आई ओनली मिस बाय 1.3 मार्क्स, पर इतने फाइन मार्जिन होते हैं इस केस में। तो इसलिए मुझे लगा कि टेस्ट प्रैक्टिस इस बार मैं बहुत सारी करके गया था, क्योंकि बेसिक बुक्स बहुत बार पढ़ चुके होते हैं 3-4 साल में हम लोग। तो मैं लगभग 8,000 बिल्कुल क्वेश्चंस करके बिल्कुल। गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि नए एस्पिरेंट्स भी इतनी चीजें करें, बट रिवीजन बहुत ज्यादा किया था मैंने इस बार, और प्रीलिम्स को मैंने ड्यू रिस्पेक्ट दी थी जो देनी चाहिए हमेशा। ओके ओके सिमिलरली ओके। इट फर्स्ट, सॉरी, नहीं नहीं प्लीज। हाँ थैंक यू सर। सिमिलरली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी में बहुत कम स्कोर था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के बाद ज्योग्राफी शुरू करी थी कि एक बार प्री क्लियर हो जाए फिर देखते हैं जो मेंस को, तब देख ओके। लेंगे ज्योग्राफी को। तो दैट वाज अ मिस्टेक। इस बार मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को जितना टाइम देना चाहिए उतना दिया, अच्छे से चीजें रिवाइज करी, अपने शॉर्ट नोट्स बना के सेम चीजों को बहुत बहुत बार पढ़ा जहां जहां मैं वीक था, की एरियाज आइडेंटिफाई करते हुए, और इन्हीं चीजों पे मेरा फोकस रहा। और सरप्राइजिंगली मैंने सोर्सेस कट डाउन कर दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फोकस ये था सब पढ़ लो, ज्योग्राफी के सारे नोट, सारी किताबें। इस बार ये था कि रियलाइज करो कि हमारी याद रखने की कैपेसिटी इतनी है और इतना पढ़ना है। तो शिवम, मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को प्रीलिम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसको बहुत सीरियस रहना चाहिए। ऑल्दो इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, बट बहुत जरूरी है कि वो इसको पूरी तरीके से सीरियसली ले। रिवीजन आपने इस बार बहुत अच्छे से किया, जिसका रिजल्ट आज कि आपको सक्सेस मिली इस एग्जाम में। बिल्कुल सर, मैं अभी अपने फोर्थ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, और इनफैक्ट आई कैन शेयर कि मैं बहुत डरा हुआ था इससे अभी भी, इवन आफ्टर ऑल दिस, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आई थिंक सभी को ओके ये ध्यान में रखना चाहिए। ओके ओके। सो शुभम, जैसे आईएएस की तैयारी तो एक लंबा प्रोसेस है और इसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चल सकता। यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्मार्ट टेक्निक्स आपने अडॉप्ट करी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि कैसे सेलेक्टिव बेसिस पे पढ़ना या कब किस चीज को पढ़ना, करंट अफेयर्स को कैसे एनालाइज करना और थ्योरी को करंट अफेयर्स से कैसे रिलेट करना। मतलब ये स्मार्ट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं जो आपने अडॉप्ट करी, जिनके बेसिस पे आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिली है? सर कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है हमें पहले ही डिफाइन कर देनी चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स को मिला के कई लोग 3-3 4-4 घंटे देते हैं दिन में,
जिससे बाकी टाइम चला जाता है। ऑप्शनल वगैरह कब करेंगे फिर, उसमें इतना कुछ याद करने का होता है। तो एक लिमिट सेट कर दें कि 1.5 घंटे में हमसे जितना होगा वी शुड एम की उतने में हो जाए। प्रीलिम्स में हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं कर सकते, किताब पढ़नी है और बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे किसी भी बुक से, पॉलिटी से या हिस्ट्री से, तो हमें उसको बिल्कुल दिमाग में रखना है, अच्छे से पढ़ते जाना है, बार बार रिवाइज करके। यहाँ पे हमें ये अप्रोच लगाना है कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा फोकस ऑप्शनल पे रहना चाहिए, और जीएस पेपर्स को हमें स्मार्ट वर्क के थ्रू कवर करना है। हम बेसिक फ्रेमवर्क्स बनाए, बेसिक डेटा रखें। अगर हम इकोनॉमी के ऊपर 3-4 डेटा याद करें जो हम इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकें, हैं। कुछ रेडी फ्लो चार्ट, मैप्स, डायग्राम्स। आपका ऑप्शनल मान लीजिए ज्योग्राफी है तो इतने मैप्स बनाइए आप अपने पेपर्स में कि आप अपने वर्ड्स कम कर दें, आप तेजी से लिख सकें। और जब आपको भगवान ने वो साधन दिया है तो मैप्स इस्तेमाल करिए अच्छे अच्छे अपने केस स्टडी दिखाने के लिए, तो आपका टाइम भी बच जाएगा पेपर में। ओके इसके अलावा मेंस के लिए जनरल चीजें तैयार रखिए, हर चीज को बस टॉपिक को एक्सप्लेन करिए अपने नोट्स में छोटा सा, और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। बहुत बड़े नोट्स मत बनाइए जीएस के लिए। और ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा फोकस, ओके टेस्ट सीरीज लिखते रहिए, यही स्मार्ट वर्क है इसका। ओके। सो आपने जैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं प्रीलिम का और मेन का, तो आपने कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी या कुछ आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब काफी सारे टेस्ट दिए होंगे तो आपने सोचा होगा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके प्रैक्टिस किया होगा जिससे कि आपको पता चलेगी फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पेपर लिखना है, तो कुछ उसके बारे में बताइए हमें। सर अगर मैं मेंस की बात करूं तो कोई भी एस्पिरेंट जिसने भी आज तक कोई टेस्ट सीरीज या मेंस लिखा होगा उन्हें पता होगा कि बहुत ज्यादा टाइम ये सोचने में चला जाता है कितने क्वेश्चन कितने कौन से 1 घंटे में कितना करना है, अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में। तो मेरा अप्रोच कुछ ऐसा रहता था, 15 मार्कर आ गए तो 5-5 क्वेश्चन हो जाएं, और आखिरी घंटे के लिए मैं 10-10 मार्कर छोड़ देता था। 5 मिनट और अगर खींच लूं तो 65 मिनट्स में वो हो सकते हैं। क्योंकि 15 मार्कर्स आज एनालिसिस बेस्ड हैं तो मुझे लगता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होता है, उसमें मार्क्स भी ज्यादा गेन हो जाते हैं। 10 मार्कर्स आर मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 10 मार्कर्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं छोड़ना चाहिए कि आप सोचें उसे 1.5 घंटे में करेंगे। और दूसरी चीज ये कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, ऐसा नहीं कि सारा टाइम उसी में लगा दें। हर जो क्वेश्चन अच्छे से आता है इनफैक्ट वहां से टाइम बचाना चाहिए, उसे जल्दी से बिल्कुल लिख के। मे बी हो सकता है 1 आध मार्क्स आप और गेन कर लेते, लेकिन पीछे से पेपर छूट जाएगा। तो पेपर छूटना इज अ रियलिटी, इस पेपर में लोगों के 100 नंबर के छूट जाते हैं। तो शुरू से टाइम मैनेजमेंट करके रखिए, आप 15-20 मिनट में अपनी वॉच देखते रहिए। और प्रीलिम के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट की? प्रीलिम्स के लिए सर मैं इसी तरीके से जाता था कि जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं मैं उनको कर देता था, जो मिडिल में रहते थे उनको मैं थोड़ा सा बाद के लिए छोड़ देता था, एक आइटरेशन और मैं ले लेता था अक्सर। बाकी टेस्ट पेपर के थ्रू हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड सीखना। कई बार ऐसा होता है हम कोई क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि अरे क्या पूछ लिया हमसे, जबकि उनमें से एक ऑप्शन इतना गलत होता है कि वो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स को पता है, बस उसे एलिमिनेट करना है। बाकी आपको नहीं भी पता तो भी आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी बिना पढ़ी हुई चीज है, इट इज ऑलवेज देयर, वो आपके जहन में है। और कोई बहुत ही अलग क्वेश्चन आ गया तो डरिए मत, वो सबके लिए अलग है, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बस। प्रीलिम या मेन दोनों में ही आपने शुरू में कुछ ऐसा अडॉप्ट किया कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को एक रीडिंग देते हैं जिससे कि आपके माइंड शुरू कर देता है कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनना शुरू हो जाता है। मेंस के अंदर या प्रीलिम के अंदर भी आपने कुछ देखा हो कि भाई क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया कि हाँ ये मैं शुरू में कर लूंगा और ये टफ है तो उनको क्रॉस लगा दिया, या कोई बी या सी कैटेगरी डाल दी ताकि उनको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उनको लास्ट में देखूंगा, कुछ ऐसा भी किया आपने? सर प्रीलिम्स पेपर में कभी भी मैंने एक क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन नहीं देखा जब तक उसे अटेम्प्ट ना करना, क्योंकि कई बार वो बहुत एंजाइटी क्रिएट कर सकता है कि आगे ये चीजें पूछे जाने वाली हैं। तो वहां बस एक ही फोकस रखा। मेंस में मैं 2 से 3 मिनट लेता था और ऑर्डर फटाफट डिसाइड कर लेता था कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। 15 ओके मार्कर्स में से जो 3-4 क्वेश्चन अच्छे से आते थे, अक्सर 3-4 ही होते हैं जो बहुत अच्छे से आते हो पढ़े हो, उनको मैं बहुत तेजी से पहले निपटा लेता था। फिर मैं उनकी तरफ जाता था जो कम अच्छे से आते हैं, और फिर बाकी निपटाता था। 10 मार्कर्स के लिए 1 घंटा या 65 मिनट छोड़ना ये मेरा एम हमेशा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी और साइंस टेक्स या साइंसेस कह लीजिए, तो इनका आपने प्रीलिम और मेन के हिसाब से क्या वेटेज दिया, मतलब किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा एम्फेसाइज किया और किन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कम वेटेज दिया, या किन पे आपको लगा कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, किस बेसिस पे डिसाइड किया आपने और कैसे कैसे इस टाइम को आपने डिवाइड किया अपना?
सर मेरी पर्सनल प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फोकस जो है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पे रहता था, क्योंकि मुझे लगता है इन एरियाज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवेंचुअली अब एनवायरनमेंट से भी आने लगे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का कॉन्फ्लुएंस है एक तरीके से, तो उन चीजों को इंटीग्रेटेड करेक्ट। तरीके से पढ़ता था। और कुछ चीजें हैं साइंस एंड टेक वगैरह जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड या ऐसी हो गई हैं कि स्टैटिक बुक्स बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने से उतना कॉस्ट बेटर नहीं बेनिफिट थे। रेशियो नहीं है। इवन इकोनॉमिक्स के केस में भी हम ये कह सकते हैं कि एक बार बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, आपने जैसे भी किए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बार बार इकोनॉमिक्स की किताबें उठाने की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स और उन सब तरफ फोकस कर सकते हैं। तो इतना टाइम डिवीजन तो हर एक का सर अलग रहेगा। बाकी थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये भी किया था कि कुछ माइक्रो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, जैसे अगर हम यूपीएससी के केस में देखें तो कुछ जैसे विजयनगर किंगडम या बुद्धिज्म जैनिज्म या फिर कुछ इस तरीके की चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, या पूछते हैं उसमें डाइवर्सिफाई करके, या नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इन माइक्रो टॉपिक्स की ऐसी 20-30 टॉपिक्स की लिस्ट बना लें और उनको थोड़ा सा डेप्थ में कर लें कि और कुछ भी नहीं तो इनसे एक एक क्वेश्चन आएगा, वील गेट एन एज। सिमिलरली मेंस के केस में सर ये रहता था, अगर हम देखें कि जीएस 1 में अभी वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए, तो मैंने उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया कि मैं पूरी एनसीईआरटी पढूं या नॉर्मल लॉ पढूं। मैंने उनके ऑनलाइन नोट्स उठाए जो फ्रीली अवेलेबल थे कहीं से, और उन्हें कर लिया बस, किसी यूनिवर्सिटी के थे, और इस तरीके से करते हुए मैं गया। सिमिलरली पॉलिटी के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस किया, ऐसा नहीं मैं पूरी लक्ष्मीकांत दोबारा से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग उतना ज्यादा नहीं पूछते जीएस 2 में। राइट। तो जीएस 3 के लिए सिमिलरली मैंने इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स नहीं पढ़े, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे को अपना बेस बनाया। तो जीएस मेंस के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बुक्स में जाने की जरूरत है, एक बार आप बेस बना लें तो आप करंट अफेयर्स से यूज कर सकते शुभम, जो एप्टीट्यूड पेपर होता है प्रीलिम्स में, पेपर 2, उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी की है? ऑल्दो आप इंजीनियर हैं तो आपका मैथ्स वाला पार्ट तो काफी अच्छा होगा ही, तो उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी की? सर मैंने उसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, पर मैंने मॉक टेस्ट नहीं, प्रीलिम्स के पुराने पेपर में सॉल्व करके गया था जो यूपीएससी के पास हैं। उनमें मैंने अपना स्कोर देखा, मुझे लगा ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने और नहीं करी, बट अगर कम होता तो मैं डेफिनेटली उसको तैयारी करता उस तरीके से। तो जैसे कि प्रीलिम और मेन की तैयारी तो साथ ही साथ होती है दोनों की, तो किस स्टेज पे आप ये डिसाइड करते हो कि भाई अब मेरा फुल फोकस प्रीलिम की ओर हो जाएगा और अब मेंस को बिल्कुल रोक रोक देना पड़ेगा और उसको फिर प्रीलिम के बाद ही देखेंगे? कब आप डिसाइड करते हैं? सर अगर बिल्कुल मिनिमम देखें तो ये पीरियड बिल्कुल मिनिमम 2 महीने होना चाहिए, मुझे अपने केस में लगा, वरना मैं 3 सवा 3 महीने को एक आइडियल वो मानता हूँ। अगर हम जून टू जून की साइकिल देखें तो मैं समझता हूँ मार्च अप्रैल में प्री के लिए रख सकते हैं, मार्च में थोड़ा बहुत अपना ऑप्शनल या मेंस का कुछ कुछ देखते रहिए, बट अप्रैल में तो बिल्कुल ही मतलब इसके लिए रखना चाहिए। ओके। सो शुभम, करंट अफेयर्स क्या रोल प्ले करते हैं यार, और उनको एनालाइज कैसे किया जाए? अलग अलग लोग अलग अलग सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई मैगजीन्स पढ़ता है, कोई पीआईबी भी देखता है, कोई इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के टीचर्स के वो सुनता रहता है। तो क्या इफेक्टिव वे है जिससे आप करंट अफेयर्स को के ऊपर ग्रास्प रख सकते हैं, और कैसे करंट अफेयर्स को एनालाइज कैसे किया जाए बेसिकली? क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन कोई ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, मतलब वो उसके ऊपर कॉजेस इफेक्ट्स इस तरीके की चीजों के ऊपर ज्यादा पूछा जाएगा। सर सर तो मुझे इस केस में लगता है कि आजकल सोर्सेज इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आई थिंक एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपना न्यूज़पेपर निपटा दें और कोई एक वेबसाइट या कुछ भी चीज चूज कर लें जो आप करते हैं, और उसको आधा घंटा देके यू स्कैन थ्रू जो भी आपको पढ़ना है, उसको एनालाइज किस तरीके से करना है, इससे कि आप ये सोचिए भाई ये चीज पूछी क्यों गई है। अगर एनवायरमेंट कंजर्वेशन में कोई टॉपिक न्यूज आई है तो उसको आप वैसे मत पढ़ने लग जाइए ये हुआ। एनवायरमेंट कंजर्वेशन के नोट्स में बस ऐड उसे एग्जांपल या केस स्टडी की तरह कर दीजिए, और उसे अगर कोई एनालाइज का क्वेश्चन आएगा तो एग्जांपल की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। उसकी बहुत फाइन डिटेल्स मतलब मेंस के पेपर से उतनी यूजफुल नहीं है, ना प्री में पूछते हैं कि इस दिन क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो इस एम को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि यूपीएससी में पेपर क्या पूछता है, और जो भी टेस्ट सीरीज लिखेंगे लोग उससे साफ हो जाएगा कि हमारी राइटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, 200-250 वर्ड ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, वहां पे टाइम की कमी पड़ जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है कि ब्रॉड तरीके से देखना है हर न्यूज को। अगर डिफेंस के ऊपर कुछ बात चल रही है तो आप डिफेंस रिफॉर्म्स एक बार में तैयार कर लीजिए, ऐसा नहीं कि डेली कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके नोट्स बना रहे हैं।
एक बार में उनको तैयार करके सारे न्यूज आर्टिकल से आप फिनिश कर दीजिए उसको। okay. तो आईएएस मेंस में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेंस के आंसर राइटिंग पार्ट जो होता है कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए, बिकॉज वहां पर आपको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम वो वर्ड लिमिट दी होती है जिसके अंदर आपको उस क्वेश्चन को खत्म करना है, और आप ऑब्वियसली जो आपका क्रक्स है आपको उसी पार्ट उतने ही वर्ड्स में कह देना है, क्योंकि अगर आप एक्सेसिवली लॉन्ग लिख देंगे तो वहां आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाएंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए आपने कैसे तैयारी की और किन चीजों को एम्फसाइज किया, और कैसे एक आपको ये महसूस हुआ कि हाँ अब मैं आंसर राइटिंग के लिए तैयार हूँ? सर मैंने अपने केस में अपनी तैयारी की शुरुआत मेंस आंसर राइटिंग से करी थी, तब मुझे प्रीलिम्स वगैरह का ज्यादा आइडिया नहीं था, तो ये एक ओके अनकॉन्शियस डिसीजन था। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि टेस्ट देते देते आइडिया हो जाता है कि हम एक पेज पे कितने वर्ड लिखते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स गिनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस चल जाएगा वहां पे, तो पता लग जाता है कि भाई हमारे एक पेज में 70-80 वर्ड्स आएंगे। और डायग्राम वगैरह बना दिया तो इट इज ओके कि अगर हम लोअर साइड में अपना वर्ड काउंट रखें, यूपीएससी भी लिखता है ब्रेविटी विल बी रिवॉर्डेड, तो इसलिए उस चीज को टेस्ट सीरीज और अपनी ये खुद की प्रैक्टिस से इवॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्ड काउंट वगैरह को टाइम देखते हुए। शुरू में हो सकता है आंसर लिखते हुए 18-20 मिनट लगते हैं, उसको धीरे धीरे 11-12 मिनट के आसपास लाया जा सकता ओके। है। तो नहीं आपने कोई काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखे, या किस तरीके से आपने फिर प्रैक्टिस कैसे की इसकी? सर मेरा टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था, क्योंकि बाय द थर्ड अटेम्प्ट मुझे ये लग रहा था कि आई हैव सफिशिएंट नॉलेज। इससे ज्यादा नॉलेज का मतलब अभी मतलब काम नहीं आएगा, पेपर के लिए इनफ है लिखने के लिए। तो बस मेरा ये था किसी भी दिन तक ड्रॉप ना हो मेरी इंटेंसिटी। पेपर से 10 दिन पहले मैंने टेस्ट देने छोड़े, तो मैंने काफी टेस्ट देके गया था, ज्योग्राफी और सब मिला के आई वुड हैव गिवन अराउंड 30 टेस्ट देके गया था प्री और मेंस के बीच में। ओके तो हर एक को अपना वो नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए ये टेस्ट ही रिवीजन थे, मेरी राइटिंग स्पीड भी हो जाती थी और मैं आंसर्स पढ़ के एनालाइज करता था, वहां से दिमाग भी चलता रहता था। इसकी सर एक चीज और हो सकती है कि स्टूडेंट्स फ्रेमवर्किंग कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ें और उसमें 2-2.5 मिनट में फटाफट ये सोच लें, अगर टाइम की कमी है कि मैं कैसे इंट्रो कंक्लूजन और बीच में क्या लिखूंगा, 2.5-2.5 मिनट करके ऐसे आप 20 क्वेश्चन दिन में कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो एससे पेपर की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। देखिए एससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेन एग्जाम का। तो एससे कैसे लिखा जाए, मतलब व्हाट इज द राइट स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ गुड एससे, और आपने कैसे तैयारी की और कैसे उस मेथोडोलॉजी के ऊपर पहुंचे कि जहां पर आपने एक अच्छा एससे लिखने का मेथोडोलॉजी डिफाइन कर ली? सर फ्रैंकली ऐसे में मेरे कभी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं, तो दैट इज वन ऑफ माय अच्छा। वीक पॉइंट। बट फिर भी कुछ करना तो था ही। आई थिंक नॉलेज होती है हमारे पास जीएस पेपर्स की, ऐसे में एक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए कि हम 1 या 2 पैरा इंट्रोडक्शन में देंगे, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं, उसके बाद कॉजेस इफेक्ट सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड होगा, एक अलग अलग डायमेंशन यूज करते हुए। हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक लगना चाहिए, कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली दिस, इन एडिशन एंड नॉट विद स्टैंडिंग दिस, या कुछ इस तरीके की एक एक लाइन के लिंकिंग पैराग्राफ की, वी में ऑल्सो लुक एट दिस। इस तरीके से वैसे में बहुत हाई फाई नॉलेज की या लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बस कोहेरेंस देखना है कि हमारे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। और इसे शुरू हम्म। करने से पहले हम 20-25 मिनट या 15 मिनट अपना एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट की मैं इससे उसमें जाऊंगा, ताकि हम ऐसे लिखते हुए इधर उधर ना हो, अपने टॉपिक को पकड़ के चलें, जो अपने फ्रेमवर्क में लिखा है बस वही लिखते रहे, उसे खत्म कर दें वहां पे, तो ओके। भी अबव एवरेज नंबर ऐसे पेपर में आ सकते। तो एसए के लिए भी आपने काफी सारे एसए घर पर प्रैक्टिस किए थे अटेम्प्ट करने की? सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं किया था, इसीलिए बहुत ज्यादा नंबर नहीं थे। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया और थर्ड अटेम्प्ट में इस बार, और एटलीस्ट थोड़ा अप्रोच मेरे दिमाग में क्लियर हो गया था। मेरे लिए वो 1200 वर्ड्स लिखना चैलेंज नहीं रह गया था एंड तक, वरना हम ब्रेविटी पे इतना फोकस करते हैं कि वो 1000-1200 वर्ड्स लिखना बहुत टफ हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो शुभम, जनरल स्टडीज के पेपर्स की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एस्पायरेंट्स को बताएं थोड़ा कि जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की सेपरेटली कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे मतलब क्या फोकस होता है एग्जामिनर का, और किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, और कैसे आपको पेपर लिखना चाहिए? सर अगर मैं जीएस 1 के केस में कहूँ, सबसे पहले मान लीजिए अगर हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री में आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, आपने प्रीलिम्स के नोट्स बनाए होंगे, उनको उतना डेप्थ में मत पढ़िए। जैसे लेबर मूवमेंट है, पेजेंट मूवमेंट है, उसके लिए अपने 2-2 3-3 पैराग्राफ तैयार कर लीजिए, सारे
रेवोल्यूशनरीज या सबके नाम नहीं, बस एक एक दो दो एग्जांपल जो आपको प्री से याद है, छोटे छोटे पैराग्राफ जो फिट हो जाएं कहीं भी, इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाइए। मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह इस तरीके से कवर हो जाएगी। मैं कहूंगा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए कि मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे बट सारा टाइम वहां पे चला गया। एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हम हर चीज के ऊपर कुछ लिख सकें, तो टेस्ट सीरीज से उनमें ऐड करते रहना चाहिए। जहां तक सोसाइटी वगैरह की पार्ट बात रही, उसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए हमें। सोसाइटी को हम पॉलिटी वगैरह और इकोनॉमिक्स की चीजें उसमें यूज कर सकते हैं, जो हमारा वहां पे डेटा बना हुआ है सब। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए हम एनसीईआरटी, जीसी ले होंगे, इस तरीके की बुक्स यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी में डायग्राम्स बनाने चाहिए। इवन आर्ट एंड कल्चर में भी डायग्राम्स बनाए तो बुराई नहीं है। हम मैप्स पढ़ते हैं, हम मैप पे आर्ट फॉर्म या कठपुतलियां, पपेट्री, ये सब चीजें दिखा सकते हैं कल्चर वगैरह के क्वेश्चन में, जिससे एक वेलकम ब्रेक होता है इतने सारे टेक्स्ट से। डायग्राम्स, मैप्स, ये सब थोड़ा डाइवर्सिटी ऐड करते हैं पेपर में। ओके तो और बाकी स्टैटिक है, बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ज्यादा है नहीं, बट उसे स्मार्ट तरीके से, छोटे नोट्स, बहुत ज्यादा वो नहीं, और सोचते रहे उसके बारे में, पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें या सिलेबस देख देख के, उस तरीके से। ओके जीएस पेपर 2 के बारे में। सर जीएस पेपर 2 बेसिकली पॉलिटी और गवर्नेंस से सबसे रिलेटेड है। आई थिंक लक्ष्मीकांत एक बेस बुक है, आप उनसे कुछ कुछ उसके इंडेक्स उठा के हर इंडेक्स के ऊपर एक या दो पैरा बना सकते हैं और उसको अपने नोट्स में रख लें। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम शायद प्री और मेंस के बीच में नहीं मिलता, क्योंकि ऑप्शनल वगैरह में इतना टाइम निकल जाता है। तो इस चीज को भी कर लेंगे तो स्टैटिक कवर हो जाएगा, एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा हर टॉपिक, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए लिखा है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा आरपीए एक्ट पढ़ डालें। हम इसके कुछ सेक्शंस जो न्यूज में रहते हैं, 123(3) या सेक्शन 8 के सब क्लॉजेस, सेक्शन 6, ये सब तरीके के 8-10 सेक्शन लिख लें, या डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, और ईसी के कुछ रिकमेंडेशन या लॉ कमीशन की एक दो रिकमेंडेशन। सिमिलरली अगर हम रोल ऑफ गवर्नर का टॉपिक है, दो चार उसमें करंट एग्जांपल्स, या किसी और सरकार, एआरसी, सेकंड एआरसी ने क्या कहा था, हो सकता है आपको पूरी एआरसी ना पढ़नी पड़े, आप बस कहीं से उसके रिकमेंडेशंस देख लीजिए, उसे जल्दी से ऐड कर लीजिए नोट्स में, और बस छोटा सा एक क्रिस्प नोट बना लीजिए उसके ऊपर। ये सब चीजों के केस में हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ना, आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख सकते हैं, जो भी आपने कोचिंग करी है अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। किसी भी कंट्री के साथ हमें अगर रिलेशंस एनालाइज करने हैं, तो हम किस किस सेक्टर में कर सकते हैं, सोशली हमारे P2P रिलेशन जो है, इकोनॉमिक तरीके से, और रीजनल इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में एनर्जी, ट्रेड और इस सब तरीके से। तो इसमें हम हर कंट्री को फिट कर सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड हम लिख सकते हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज होते हैं, 8-10 कंट्रीज के साथ बना सकते हैं कि यूएस इंडिया की पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, या इस तरीके से। तो रेडीमेड नोट्स रखिए, कुछ पेजेस में बस आईआर के नोट्स खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं कि हमने अपने 200-300 पेज के आईआर के नोट्स बना लिए। ये अप्रोच एक रह सकता है। सिमिलरली जीएस 3 के केस में भी अगर देखें, हम फूड प्रोसेसिंग और उसके आगे करके 3-4 टॉपिक है, हर टॉपिक के ऊपर एक एक डेटा, एक एक दो दो लाइन में मे भी कोई फ्लो चार्ट। तो फूड प्रोसेसिंग बस आधे पेज में हम उसका नोट बना लें कि हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे फूड प्रोसेसिंग में, हम यहीं से चीज निकाल के आएंगे, बाकी फिलर हम वहीं पे फिल कर देंगे। इकोनॉमिक सर्वे से डेटा बना लें कॉमन चीजों में, और डेटा का एक अलग पेज बना सकते हैं जहाँ 50-100 डेटा है, और कुछ भी पूछेंगे हम इसी से यूज करके आएंगे। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, बिना पढ़ा क्वेश्चन भी है तो हम यहीं से यूज करेंगे, नॉलेज लिमिटेड है। ये मेरा एम रहा था सर इसमें। सो कमिंग टू दी फोर्थ पेपर, एथिक्स पेपर, जो कि काफी डिफरेंट होता है, और ऑब्वियसली हम लोग सब अपने लाइफ में हर स्टेज के ऊपर एथिकल इश्यूज को एनकाउंटर करते हैं, बट उनके बारे में अगर सोचने बैठे तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द लाइन एंड अंडरस्टैंड कि क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो किस बेसिस के ऊपर आप हम पेपर लिखें, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कैसे इस पेपर के को सक्सेस पाने के लिए इसमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की आपने? सर मुझे लगता है ये पेपर अटेम्प्ट करते हो हमेशा ये याद रखना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लिखना है, ना कि मान लीजिए एक फिलोसफी ऑप्शनल या फिर एक मतलब बिल्कुल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल, सिविल सर्विसेज के एग्जांपल्स, और मे बी आप और चीजें यूज कर सकते हैं। एथिक्स हर जगह फैली हुई है हमारे आसपास, आप माइथोलॉजी के एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, इंडियन माइथोलॉजी के या कहीं के भी। आप अपनी रियल लाइफ के भी, आप ज्यादा पर्सनल डिटेल्स दिए बिना आप अपनी लाइफ से भी यूज कर सकते हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, एनोनिमिटी, क्योंकि वो भी एक क्वालिटी है, आप अपनी डिटेल्स गिव अवे नहीं कर सकते वहां पे। बस इस चीज का ख्याल रहेगा। और बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आधे से ज्यादा पेपर केस स्टडी के अराउंड होता है, तो मैं अपने दोनों अटेम्प्ट्स में 50-60 केस स्टडी करके गया था, पूरी पूरी लिख के नहीं,
बट फ्रेमवर्क बना लिए थे कि ऐसा ऐसा होता है, क्या होता है। अपने आसपास देखते रहिए, जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मान लीजिए 5-10 मिनट उसे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, क्वेश्चंस मन में खुद तैयार करिए सिलेबस देख के कि इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी क्या होती है, बुकिश डेफिनेशन नहीं, अपने बुक से रेफरेंस लीजिए और अपनी डेफिनेशन बनाइए। कहाँ किसने दिखाई, किसी सिविल सर्वेंट ने, किसी किसी और प्रोफेशन में। सोचिए बहुत ज्यादा, पढ़िए थोड़ा कम, बस बुक्स का रेफरेंस लीजिए और लिखिए, काफी लिखिए। तो शिवम, हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी करी? क्या किन चीजों पर आपने एम्फेसाइज किया? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जो इंटरव्यू था उससे मेरा इतना एक्सपीरियंस क्लियर था कि ये पूरी तरीके से नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो अगर हम बहुत सारा आई डोंट नो भी बोलते हैं तो वो चल जाता है। ओके। तो आप किस तरीके से बोलते हैं दैट इज इटसेल्फ अ क्वालिटी। बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। जैसे आप मुझसे अगर पूछेंगे कि भाई रामनगर में या नैनीताल में घूमने की क्या जगह है, मैं अगर कहूँ आई डोंट नो तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता मेरे ऊपर कि मैंने कभी आसपास देखा नहीं है अपने। या मेरे कॉलेज के बारे में कुछ पूछें कि आपको कौन पढ़ाता था या वहाँ क्या क्या फैसिलिटी थी, वो कुछ चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं है भी है, आप नहीं कर पाए, तो हर चीज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आप उत्तराखंड, और क्यों ना ये मौका अब लें, अगर आपको नहीं भी पता तो आप सीख सकते हैं। आप अपनी होम स्टेट उत्तराखंड के बारे में पढ़ सकते हैं, आपकी जो हॉबीज है उनको और रिफाइन कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं, बट व्हाई नॉट स्टडी अबाउट फुटबॉल कि भाई कहाँ से इवॉल्व हुआ गेम, गेम में क्या होता है, टैक्टिक्स क्या होती हैं, उस सब तरीके की चीजें। तो थोड़ा बहुत बस जो आपने डार्क में भरा है, मैं उम्मीद करूंगा सच सच भरे काफी हद तक जितना भी हो, ताकि आपके दिमाग से मेंटल प्रेशर हट जाए। मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि डार्क में कुछ गलत नहीं भरना है, क्योंकि दिमाग पे वरना एक मेंटल ब्लॉक रह सकता है आपके वहां पे कि कहीं ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले। और फिर उस बारे में आप बुक्स पढ़ सकते हैं और मॉक्स दे सकते हैं या अपने फैमिली से कन्वर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत एक नॉर्मल डिस्कशन होता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ करते रह सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी तरीके। तो इंटरव्यू का कोई मीडियम ऐसे होता है, या ऑब्वियसली जो पैनल होता है वो सेट करता होगा कि भाई इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, या ऐसा कुछ? सर जहां तक मुझे याद है ये कई लैंग्वेजेस में हो जाता है। मेरा तो इंग्लिश में था सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि और कौन सी लैंग्वेजेस ऑन ऑफर है। ओके। हिंदी में भी होता है, अच्छा, तो आपको ये रीजनल लैंग्वेजेस का सर आपको मैं श्योर बताना नहीं। पड़ता है कि इस लैंग्वेज में मैं इंटरव्यू? हाँ, ओके। ये सर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशनैलिटी होती है कि जिस पेपर जिस लैंग्वेज में मेंस भरा है शायद उससे ज्यादा डिविएशन अलाउड नहीं होते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। बट ओके 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 ओके। तो और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आप तैयार कर कर गए हो? सर कुछ जैसे वाई क्वेश्चंस आई हमेशा एस, होते हैं इस इसमें तरीके अक्सर। के क्वेश्चंस होते हैं ना, वाई आई एस। सर तैयार तो देखिए हम करके जाते हैं, हमेशा एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा डरे हुए भी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम वो ना हो जाए। लेकिन अगर बिल्कुल हम कोई चीज रट के जाएंगे तो वो पता लग जाता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम अपनी जनरल कन्वर्सेशन में भी देख रहे हैं तो थोड़ा फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। तो बस आप इंडिकेटिव तरीके से जाइए, क्योंकि अब वो सिर्फ कई बार ये नहीं पूछते भाई आईएएस, उसका ट्रेलिंग क्वेश्चन बहुत बदल सकता है। वो कभी कह सकते हैं आप इंजीनियरिंग में तो आईएएस क्यों, आप कुछ और कर सकते थे फिर सही आईएएस क्यों बात। करना है, या आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है आप फुटबॉलर बन जाते फिर आईएएस। तो आंसर देखिए हर बार बदल रहा है। आप ब्रॉड फ्रेमवर्क जो आपके मन की चीज है उसको अपने पास रखिए। या मे बी एक इंट्रो, आप जब जाएंगे वो कहेंगे गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो आप उसमें ये सोच सकते हैं कि पहले मैं अपना नाम बताऊंगा, पेरेंट्स फटाफट क्या करते हैं, मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई की, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ रोक दूंगा। इतना सोच सकते हैं, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं याद करने की जरूरत है, बट इन सब चीजों को सर तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने इंटरव्यू में आंसर किया और अब आपको लगता है कि मैं बेटर आंसर कर सकता था? सर मेरे से डिजिटल ट्रांजैक्शंस और स्टार्टअप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो मुझे लगता है थोड़े से टेक्निकल इन नेचर थे, तो मे बी मैं उन्हें और बेटर तरीके से कर सकता था उस समय। बट ये शायद ये चीज हमेशा रिग्रेट या जो भी कहें वो सोच हमेशा रह जाती है। हर चीज और बेटर हो सकती है, वो तो इन द मोमेंट वाली बात है। आपको क्या लगता है कि जो पैनल होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कई बार हम समझते हैं कि भाई जो इंटरव्यू लेने वाला है वो तो हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ यूपीएससी के पैनल में पैनल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर पैनल का ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है आपका ट्रू कैरेक्टर निकालना होता है। अब इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज जो हम कह सकते हैं जो कभी भी अप्रिशिएटेड नहीं होंगी, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो। अगर आप डिसऑनेस्ट हैं या आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो उचित नहीं है, तो वो तो कहीं भी जायज नहीं होगी। पर आप जहां तक संभव है उनसे अपनी बात कह रहे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप अपनी चीजों को लेके ओपन है उनके साथ। और
आपके दिमाग में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कई बार वो आपको दबाने की भी कोशिश करेंगे, दैट इज अ टेस्ट कि आप में करेज है या नहीं। तो आपको वहां हम्बल भी रहना है, आप लड़ नहीं सकते, पर आप हम्बली अपनी बात कह सकते हैं कि सर आई थिंक यू आर करेक्ट, या पर I think in this manner, या फिर सर maybe I'll read more about it, I have limited knowledge on this subject। तो वहाँ इस humbleness, इस politeness का भी एक टेस्ट है, आप किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। और मे बी हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन लाइन में नहीं आए, फिर लेकिन आपने छठा क्वेश्चन बताया, आई थिंक इट इज इवन बेटर कि आप करेज दिखा रहे हैं, आप में एक बाउंस बैक एबिलिटी है, यानी कि 5 क्वेश्चन नहीं बताने के बाद कंधे झुक गए और पूरा इंटरव्यू खराब। छठा आता था या जो भी है, आप अपने व्यूज बता पाए, उस पे व्यूज का टेस्ट है सर, व्यूज सही या गलत होते हैं वो तो देखिए उनके हाथ में। तो इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज का काफी अहम रोल रहता है। काफी रोल सर, पूरी तरीके से नॉलेज की बात नहीं है, आपका जो कैरेक्टर है वो बस सामने लाना है। कि डिफिकल्टीज बहुत आएंगी इस जॉब में, हर जॉब में डिफिकल्टी आती है, इवन कोई इंसान बिजनेस भी कोर्स। करता है अपना, उस चीज से बस कैसे बाउंस बैक कर रहे हैं, वो जो आपकी तरफ बाउंसर फेंकेंगे आप कैसे डील कर रहे हैं, वही है बस। सो शुभम, आपकी 4 से 5 साल की लंबी जर्नी रही है, और इस जर्नी में ऑब्वियसली बहुत सारे टाइम आए होंगे जब आप यू मस्ट हैव फेल्ट लो, या आप डिमोटिवेटेड हो गए होंगे, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में लास्ट में रह जाना, और सेकंड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम का बिल्कुल मतलब प्रीलिम में ही नहीं होना। तो आपने what is that which kept you motivated, physically and mentally fit और enthusiastic? Because enthusiastic रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज नॉलेज को गेन कैसे कर पाएंगे आप। तो क्या क्या चीजों को आपने यूज किया जिसकी वजह से आप फिट और मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट? सर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते थे जैसा आपने कहा, बट कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे मुझे फुटबॉल देख के बहुत अच्छा लगता था, मैच देख के, या वॉक करने जाने पे आधा घंटा शाम को निकल गए, कुछ म्यूजिक सुन लिया, अपने कुछ दोस्तों से बातें कर ली। बट उसके अलावा पढ़ाई को लेके सर मैं हमेशा टेस्ट सीरीज वगैरह और माइक्रो टारगेट्स के थ्रू अपने आप को डिसिप्लिन रखता था। मुझे लगता है मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है, कि मन नहीं कर रहा जिस दिन भी, उस दिन भी उठ के कुछ तो पढ़ लें, भले ही उतना ना पढ़ पाए। बट ये साथ ही साथ सर मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया था, जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं आरबीआई में चूंकि काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक ऑल्टरनेट करियर की तरफ भी आप लगातार देख सकते हैं, जिससे आपके ऊपर उस तरीके का प्रेशर खत्म हो जाता है। नाउ इट इज ओनली अबाउट योर गोल, इस तरीके वाली बात आ जाती है। एक कॉन्स्टेंट विजुअलाइजेशन कि हमने क्यों शुरू करा था और हमें क्यों आगे बढ़ते रहना है, ये सब चीजें सोच के सर थोड़ा आगे बढ़ते रह सकते हैं हम। शुभम, आरबीआई में अभी आपका क्या जॉब प्रोफाइल है? सर मैं अभी मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ यहाँ तो पे। कौन सा आपने एग्जाम क्लियर किया? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी मैनेजर का ही ग्रेड एग्जाम बी का होता है, वो एग्जाम मैंने होता है, वो क्लियर आपने करा क्लियर था। किया। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे मैनेजर की क्या होती है वहां पर? सर आई एम सॉरी बट मैं ऑथराइज नहीं हूँ ये चीज अच्छा अच्छा अच्छा, बताने के लिए। इट्स ओके, हाँ दैट्स जी ओके। सर। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप ने कुछ चीजें तो बताई, जैसे लेजर टाइम में आप जो करते हैं, कि जैसे आपने बताया म्यूजिक सुन लिया या वॉक पे चले गए, इसके अलावा और कोई आपकी प्रॉपर हॉबीज कुछ, या क्या करना पसंद करते हैं आप? सर मैंने जैसा ड्राफ्ट में लिखा था वही मेरी हॉबीज रहती थी, मैं फुटबॉल को देखता था, उसके बारे में पढ़ता रहता था, कभी मूवीज देख ली, और उसके अलावा मैं वॉकिंग या रनिंग जॉगिंग पे किसी भी चीज पे निकल जाता था। यही मेरे थे, और फैमिली के साथ मैं काफी टाइम स्पेंड करता था। जब भी मुझे कुछ मैं लो होता था या कुछ, तो अपनी मम्मी से आधा एक घंटा बात कर ली उस बारे में, तो वो काफी मुझे समझाती रहती थी। तो फैमिली की तरफ मैं देखता रहता था, यही मेरा रहता था हमेशा। What is your source of inspiration? Any one person, if I say, who has inspired you in life and who you look forward to? सर अपने फादर की तरफ मैं देखता हूँ और उनके हार्ड वर्क को हमेशा, और वही मुझे इंस्पायर करता है मेहनत करते रहने के लिए। आपके फादर क्या करते हैं? सर वो बिजनेसमैन है। Okay. So, Shubham, in the end, I would just like to ask you one more question. Ki, सर what is one message that you would like to give to all those aspirants who have not been able to qualify this year? तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूँ ये कितना टफ होता है, मैं 2 बार इस चीज से गुजर चुका हूँ अलग अलग स्टेज पे। और बहुत बार ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शब्द हैं, ये मुश्किल होता है,
लेकिन इससे भी पार पाया जा सकता है। मेहनत करते रहनी पड़ेगी, हर स्टेज को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, आपने कितनी भी बार निकाला हो। और मे भी कुछ ना कुछ टिंकर करते रहे छोटे, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है हम बहुत दूर हैं, हम बहुत पास होते हैं, बस थोड़ा सा और हम उस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए रुकना कभी नहीं है, करते रहिए और सक्सेस जरूर आ सकती है। So it was really nice talking to you, Shubham. I have myself learned a lot of things. I guess aspirants बहुत कुछ सीखेंगे इस इंटरव्यू से, और बहुत कुछ उन्हें समझ में आएगा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कैसे उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों का ख्याल नहीं रखना है. So thank you very much, and once again I would like to congratulate on behalf of the entire Disha team, and thank you for joining us. Thank you very much. Thank you very much, sir. Good luck to all the aspirants. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you.